नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS स्पीसीज पर। साथियों, लेखपाल का ये ग्रामीण समाज और विकास के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें से आपको पता है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, तेजी से थोड़ा देख लीजिए एक दो बार, तो आपको 15 में से 12-13 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो आपका, इसलिए एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दे देगी, ये आपको पता ही है कि इसमें इतने सब टॉपिक है। खसरा खतौनी, पंचायती राज व्यवस्था, केंद्रीय योजनाओं से क्वेश्चन बनता है और जो लेखपाल के जो कार्य होते हैं और दायित्व होता है, और उसके अलावा ग्रामीण समाज और कृषि विकास से बनते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे। तो ये इसी प्रकार से 1 से 20 क्वेश्चन हमने 5-5 खंडों में बांटे हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे इस वीडियो में। खसरा क्या होता है, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। खसरा क्या होता है कि सीधा उत्तर देखते हैं, खेत या भूखंड का विवरण होता है। जैसे कोई इस प्रकार से खेत होता है तो ये एक खसरा माना जाता है। कितने इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, क्या है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। खसरा का जो है संख्या होती है, इसकी एक संख्या होगी अपनी कोई भी, और उसका क्षेत्रफल होगा, उसमें फसल क्या है, सिंचाई, ये सब साधन, काश्तकार कौन है, इसका ओनर, तो उन सब का नाम होता है। ये भू अभिलेखों की मूल इकाई है। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भू अभिलेखों की मूल इकाई क्या होती है, खसरा, बिस्सा, विश्वांसी, या इस प्रकार से पूछते हैं तो आपको ये उत्तर देना होगा खसरा। खतौनी में मुख्यतः क्या दर्ज होता है, तो सीधा उत्तर देखते हैं, भू स्वामित्व एवं अधिकार का विवरण, अर्थात किसकी ये जमीन है, ये खतौनी में होता है। खतौनी में किसी व्यक्ति या परिवार की जिसकी भी भूमि के स्वामित्व, काश्त काश्त एवं अधिकारों का विवरण होता है। काश्त मतलब जो उसकी जुताई बुनाई कर रहा है, जुताई वगैरह कर रहा है। तो ये सब खातेदार का नाम, खसरा संख्याएं, क्योंकि देखिए खसरा तो अलग से मूलिका ही होगी, लेकिन खतौनी के अंदर मान लें किसी के नाम 3 खसरे हैं, कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, तो इसके पास 3 खसरे हैं, तो तीनों का विवरण होगा खतौनी में। दाखिल खारिज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, जब कोई जमीन खरीदता है, आपको पता होगा कि भाई दाखिल खारिज कराई जाए, तो क्या होता है कि वो जो पुराना ओनर होता है उससे उसका नाम हटा दिया जाता है उस खसरे से, और नए ओनर के नाम कर दिया जाता है। तो यही होता है दाखिल खारिज करना। म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रय, विरासत में या उपहार में या कैसे भी न्यायालय के आदेश के बाद भूमि के नए स्वामी का नाम सरकारी भूलेखों में, अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। लेखपाल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपी में भू अभिलेखों का रखरखाव किस विभाग के अंतर्गत होता है, तो आपको पता ही है राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना। ग्राम विकास मतलब लिख देना इसमें, तो सीधा उत्तर देख लीजिए। लेखपाल राजस्व विभाग का ग्राम स्तरीय अधिकारी होता है। तो इसके अंडर में एक ग्राम आएगा या एक से अधिक ग्राम भी आ सकते हैं। भूमि मापने की सबसे छोटी इकाई यूपी में कौन सी है, तो आपको पता होगा विश्वांसी होती है। विश्वांसी क्या होता है, ये देख लीजिए, इसका क्रम देख लीजिए। पूछते हुए 20 विश्वांसी मिलकर एक बिस्सा बनाते हैं, जैसे बिस्सा बोलते हैं बिस्वा। 20 बिस्वा मिलकर 1 बीघा बनाएंगे, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.47 एकड़। ये आधुनिक इकाई है, लेकिन ये अभी प्रचलन में है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए सारी। आगे चलते हैं। शजरा नक्शा क्या होता है, तो ये सीधा सा उत्तर देखिए, गांव में जो खेत होते हैं उनका मानचित्र होता है। गांव के खेतों का मानचित्र होता है, इसे बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं इंग्लिश में, या फील्ड मैप बोलते हैं। गांव के खेतों का भूखंड का आधिकारिक मानचित्र होता है, अर्थात सरकारी मानचित्र होता है। यूपी भूलेख पोर्टल किस काम आता है, देखिए ये आता है यूपी भूलेख पोर्टल किस काम आता है, सीधा उत्तर देखिए इसका, भू अभिलेखों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना। भाई यहाँ से क्या होता है कि आप ना ऑनलाइन देख सकते हैं कि खसरा के संख्या किसके नाम है, खतौनी, ये इस खतौनी में कितने खसरे हैं, अपने अपने सारी डिटेल देख सकते हैं आप। तो भू अभिलेख जो है ये इसकी वेबसाइट होती है upbhuleख.gov.in, आप इस पर जाकर देख सकते हैं अपनी भी डिटेल सारी। फसल गिरदावरी अर्थात क्रॉप इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण कितनी बार किया जाता है, तो 2 बार किया जाता है। कब कब, रबी और खरीफ के मौसम में। चकबंदी क्या होता है, आपको पता है, बिखरे हुए चकों को एक जगह जोड़ना ही चकबंदी कहलाता है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, होल्डिंग्स क्या मतलब, जो चीज आप होल्ड कर रहे हैं उनको कंसोलिडेट कर देंगे एक जगह। होल्ड क्या करता है किसान, तो किसान जमीन होल्ड करता है, जमीन होती है उसकी होल्डिंग्स। तो बिखरे हुए चकों को एक साथ एकत्र करना ही, करके एक बड़ा चक बना देना ही क्या होता है, ये होता है चकबंदी, अर्थात कई चकों को एक साथ कर देना। आगे देखते हैं। लाठा या क्रम किस काम आता है, तो भूमि मापने का एक साधन होता है, उसका उत्तर भी है क्या, जिसे जरीब कहते हैं। आप देखा ना, जरीब वो एक
एक इस प्रकार की चैन सी का एक वो होती है लंबी चैन, वो लेकर जाते हैं लेखपाल नापने के लिए। इधर इसमें हत्था होता है पकड़ने का, इधर भी हैंडल होता है, तो इसे बोलते हैं जरीब या लाठा। ये क्या होता है, एक क्रम लगभग कितना होता है ये, 5.5 गज, लगभग 5.5 गज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यूपी में खसरा खतौनी की नकल किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता ही है, इसके लिए आपको लेखपाल के चक्कर काटने पड़ते हैं, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो ये सब आपके अंडर में रहेगा। आबादी भूमि किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, जहां आबादी रह रही है, जहां लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा इसका उत्तर, गांव में मकान एवं आवासीय लोगों की भूमि, ये वाला होगा आबादी भूमि, उत्तर भी है। सीमांकन अर्थात डिमार्केशन क्या होता है? तो डिमार्केशन का देखिए, भूमि की उर्वरता नहीं, ये नहीं होगा। भूमि को सिंचित करना नहीं, भूमि बेचना नहीं, दो भूखंडों के बीच की सीमा निर्धारित करना, जैसे ये है और किसी का ये है कि एग्जैक्ट सीमा ये है, डिमार्केशन कर दिया जाता है कि भाई इसके इधर आपकी भूमि है, इसके इधर आपकी भूमि है। यूपी में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1952 में, लेकिन ये एक्ट देख लेना आप, इसमें 1950 है, क्योंकि 1950 में पास हुआ और लागू होने में इसको 2 साल लगे। यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 1950। और लागू कब हुआ, लागू पूछता है तो उत्तर लगाएंगे आप 1952। भूमि की चादर अर्थात खसरा रजिस्टर में कितनी फसलों का विवरण एक वर्ष में दर्ज होता है? तो वही 2, रबी और खरीफ, तो ये इसका उत्तर है। आगे चलते हैं, स्वामित्व योजना में किस तकनीक का उपयोग करके भूमि मापन किया जाता है? तो आपको पता ही है, हाईटेक जो है, हाई टेक्नोलॉजी में यूज होती है, ड्रोन से सर्वे किया जाता है ऐसे, तो इसमें आ जाएगा ड्रोन सर्वे। पीएम स्वामित्व योजना, इसमें क्या होता है कि भाई घर की जो जमीनें होती हैं, किसका घर कहाँ तक है, कितना है इसके एरिया में, ये सब इसमें रजिस्टर हो जाएगा, तो इससे क्या है, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। लेखपाल द्वारा तैयार रोजनामाचा वाक्य क्या होता है? ये होता है जो अपने डेली वो काम वाम लिखता है करता है, क्या होता है, एक डायरी होती है, तो दैनिक कार्य की डायरी, जिसमें लेखपाल अपनी दैनिक गतिविधियां दर्ज करता है। खाता संख्या खतौनी में किसे दर्शाती है? तो सीधी सी बात है, एक खाता संख्या होगा तो एक परिवार की या एक व्यक्ति की जितनी भूमि होगी उसके समूह को दिखाती है। किसी एक परिवार व्यक्ति के भूमि स्वामित्व के समूह को क्या दिखाता है? खाता संख्या अर्थात अकाउंट नंबर, जो खतौनी में होता है। सरकारी भूमि गवर्नमेंट लैंड को यूपी में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, ग्राम समाज की जो भूमि होती है वही सरकारी भूमि होगी। भाई वन भूमि अलग होगी, ये तो वन की होगी, सीलिंग भूमि अलग है, निजी भूमि अलग है, ये प्राइवेट है ये तो। भूमि सुधार के संदर्भ में सीलिंग का क्या अर्थ होता है? तो सीलिंग क्या होता है, देखिए सीलिंग किसे बोलते हैं, छत को। जब आपकी ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि एक व्यक्ति के पास मान लिया 50 बीघे ही जमीन रहेगी मैक्सिमम, तो ये होता है सीलिंग। क्योंकि पहले क्या था कि बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास काफी जमीनें थी, तो फिर सीलिंग एक्ट लगाया गया कि भाई एक व्यक्ति अब इतनी जमीन रख पाएगा, और बची हुई जमीन उसकी किसी और के नाम कर दी गई थी। तो ये क्या होता है, अधिकतम भूमि सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड 2 में देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ये पॉलिटी में भी आता है और यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था, और 74 में क्या हुआ था, नगर पालिका आएंगी। ये देख लीजिए आप, 73वां संविधान संशोधन 1992 है ना, ये 1992 भी याद रखना आप। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल को 1993 में, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी याद रखिएगा आप। यूपी में पंचायतों की कितनी स्तरीय संरचना है, ये पूछते हैं सीधा सीधा। तो ये 3 स्तरीय संरचना है। कौन कौन सी है आपको पता है? सबसे पहले नीचे ग्राम पंचायत होती है, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, तो ये क्रम भी याद रखिएगा आप। ग्राम सभा किससे बनती है? देखिए ग्राम सभा में क्या होता है, जो वोटर होते हैं गांव के, उन सबको मिला के ग्राम सभा बनाई जाती है। तो इसमें आपको घुमा देगा कि केवल ग्राम प्रधान से, या ऐसे लिखेंगे ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों से नहीं, सभी पंजीकृत मतदाताओं, अर्थात जो वोट देने के लिए काबिल है या जिनका वोटर आईडी बना हुआ है, उन्हीं के उनको मिलाकर ये ग्राम सभा बनती है। 18 वर्ष से अधिक, आपको पता है ये जो है 18 वर्ष से अधिक क्या है, ये वोट देने की आयु है गांव में। और जो सरपंच बनता है उसकी कितनी होती है? 21 साल की आयु, जिसे प्रधान बोलते हैं। गांव में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? भाई ग्राम प्रधान होता है, ये आपको पता ही है। अभी जो उसका आधिकारिक नाम है वो ग्राम प्रधान ही होता है। किसके द्वारा चुना जाता है? सीधा जो भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, अर्थात जो वोटर होते हैं गांव उस ग्राम सभा के, उनके द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। पंचायती राज
संस्थाओं में यूपी में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33% है, आपको पता ही होगा। ये उत्तर गलत दिया हुआ है, 33%, इसको लिख दीजिए। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान होगा और उसके बाद आएगी क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है जिसे जिला प्रमुख बोल देते हैं। आगे देखिए, क्षेत्र पंचायत अर्थात पंचायत समिति का प्रमुख क्या कहलाता है? इसे प्रमुख बोलते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं ना, ब्लॉक, जिसे क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, इंग्लिश में से ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख बोल देते हैं, और हिंदी में क्षेत्र बोलेंगे ब्लॉक को, या खंड बोलेंगे। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता, इसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये याद रखिए आप। और जो एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं वो भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, भारत निर्वाचन आयोग, वो कराता है। यूपी में पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, सबको पता है। और अगर 5 साल से पहले कोई पंचायत भंग हो जाती है तो वो केवल बचे हुए सालों के लिए उसका चुनाव होगा। मान लिया 5 साल के लिए कोई प्रधान बना, लेकिन 2 साल बाद वो हट गया या हटा दिया गया, तो जो बचे चुनाव है वो 3 साल के लिए होंगे, ना कि 5 साल के लिए। ये भी याद रखना। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायतों को दिए गए थे? तो ये 29 विषय पंचायतों को दिए गए थे, और नगर पालिका को 18 दिए थे, क्योंकि पॉलिटिकल भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत का, ये आप देख लीजिए। इसमें कौन कौन से विषय हैं? जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास इत्यादि, ये देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ये 4 बार होनी चाहिए, याद रख लेना आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर तिमाही में 1 बार होनी चाहिए। इसके एक्स्ट्रा भी बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों में क्या शामिल नहीं है? देखिए, सड़कें बनाना ग्रामीण सड़कें है, प्राथमिक शिक्षा की देखभाल ये भी है बिल्कुल, पेयजल की व्यवस्था भी है, लेकिन हाई कोर्ट में मुकदमा चलाना ये इनका काम नहीं। ये जो लड़ाई झगड़े करेगा अपने मुकदमे खुद झेलेगा। पंचायती राज के बलवंत राय मेहता समिति, ये सीधा सीधा पूछता है कि ये किससे जुड़ी हुई समिति थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछता है, लेखपाल में पूछ सकता है कि इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय जो है पंचायत होनी चाहिए, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बोला था, 3 स्तरों पे, जो कि अभी चल रही है, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, अभी यही चल रही है। ये मान ली थी इनकी ग्राम, खंड और जिला स्तर के ऊपर। पंचायत राज से संबंधित एल.एम. सिंघवी ने क्या सुझाया था? तो इन्होंने बोला था कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1986 में उस टाइम संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। कब दिया गया था? ये आपको पता है, 1993 में ये दिया गया था, 24 अप्रैल को लागू हो गया था, समझे? याद रख लेना। यूपी में पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी अर्थात जो वीडियो होता है, का कार्य क्या होता है? देखिए, इसका नाम ही क्या है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विकास कार्य करेगा ये, तो ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को लागू करना, ये इसका काम होता है। वीडियो साहब इसे आप सचिव साहब बोल देते हैं, आम भाषा में सेक्रेटरी। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, बता दिया, क्योंकि इस दिन ये लागू हुआ था ना 73वां संविधान संशोधन। यूपी में न्याय पंचायत का कार्य क्या है? तो ये छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं वो निपटाएगा, छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटान। 50,000 रुपए तक के दीवानी मामले देख सकता है, उससे बड़े नहीं, और छोटे मोटे अपराध। पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम कचहरी किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है? क्या है? ग्राम कचहरी। तो ये बिहार में बड़ी प्रचलित है, तो इसको याद रख लेना आप। यूपी में भी है, लेकिन बिहार में ज्यादा प्रचलित है। ये मनरेगा के अंदर जो है श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं? तो सबको पता है कि ये ग्राम पंचायत करती है, ये उत्तर। पंचायती राज में सामाजिक अंकेक्षण अर्थात सोशल ऑडिट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल ऑडिट जो है जनता ही करती है, जो वहाँ जिस गांव में विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ की जनता ही उसका सोशल ऑडिट करती है। तो आम जनता के द्वारा सरकारी योजनाओं की जांच करना ही सोशल ऑडिट कहलाता है पंचायत राज में। खंड 3 में देखते हैं सरकारी योजनाएं, इनमें फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन, इंपोर्टेंट जितने भी है। मनरेगा के अंदर कितने दिन का कार्य है? 100 दिनों का था, लेकिन अभी इसका जब जी राम जी नाम हो गया, जी राम जी, बीवी जी राम जी, तो विकसित भारत वीबी जी राम जी, अब इसके अंदर हो गया मिनिमम 125 दिन का, तो ये भी याद रख लेना आप, लेटेस्ट फैक्ट है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में लाभार्थियों को कितनी सहायता मिलती है? तो 1,20,000 रुपया। ये देख लीजिए आप, 1,20,000 रुपये। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है थोड़ी, 1,30,000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलती है? तो आपको पता है, 2-2 हजार के 3 बार ट्रांसफर होते हैं, 6,000 रुपये मिलती है, सीधे उनके खाते में आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब ग्रामीण सड़क है तो गांव की सड़कें बनाना ही इसका उद्देश्य है। कब शुरू हुई थी ये जरूर देख लेना आप, 2000 में शुरू हुई थी, वर्ष 2000 में। जल जीवन का मिशन का लक्ष्य क्या है? भाई हर घर नल से जल पहुंचाना, ये 2024 तक हर घर, ग्रामीण घर को नल से जल देना। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य क्या था? वही गांव को क्या है, ओडीएफ फ्री बनाना, अर्थात जो खुले में जो शौच करते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना। तो ये खुले में शौच से मुक्त कराना था, खुले में शौच से मुक्त हिंदी में से लिखाए गए, और इंग्लिश में ओपन डेफिकेशन फ्री। ये 2014 में शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य 2019 तक सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को खरीफ फसलों पर कितना प्रीमियम देना होता है? तो ये देना पड़ता है 2%, और रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। ये याद रखेंगे आप। जो बचा हुआ प्रीमियम होता है, क्योंकि कंपनी तो ज्यादा प्रीमियम लेती है, तो बचा हुआ प्रीमियम कौन है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी आपका। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो सस्ता ऋण पर्याप्त उपलब्ध कराना है इनको, किसानों को समय पर पर्याप्त व सस्ता ऋण देना है, ये इसका उद्देश्य है। केसीसी 1998 में शुरू हुआ था, ये रख लीजिए याद। सोयल हेल्थ कार्ड अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस लिए जारी किया जाता है? तो मिट्टी की गुणवत्ता जानकर कितना खाद प्रयोग करेंगे, उर्वरक, इसी के लिए जारी किया जाता है। इसमें कितने मानदंड होते हैं ये जरूर याद रख लीजिए, 12 मानदंड। एनपीके ये जो होता है, पीएच देखता है, सूक्ष्म तत्व इत्यादि, बहुत सारे 12 मानक होते हैं, उसके आधार पर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता बता देता है। यूपी की कन्या सुमंगला योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए आप। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हिंदी में से बोलेंगे, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है, ग्रामीण महिलाओं एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह को जोड़कर आजीविका सुधारना, अर्थात उनको लिए रोजगार या नौकरी वगैरह देना, ये इसका काम हो जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत कितने तक का मुफ्त बीमा इलाज किया जाता है? तो आप पता है आपको, बढ़ाकर ये 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो वही सबका एक खाते में मिनिमम बैलेंस के बिना ही एक अकाउंट खोलना, ये काम था इसमें। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को जोड़ना था, जिनके पास भाई पैसे नहीं है, मिनिमम बैलेंस 5,000 का नहीं रख सकते हैं, तो सरकार ने क्या चलाया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो खाता खुलेगा, जनधन खाता, उसमें कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इसमें 2 लाख तक का, अगर रुपए डेबिट कार्ड है तो 2 लाख तक का ये कार्ड मिलता है, और 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, तो ये देख लीजिए आप। यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है? तो ये है 1,000 रुपये, सीधा सीधा है, याद रखना आप। 500 रुपये केंद्र देता है और 500 रुपये राज्य देता है इसमें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला किससे संबंधित है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। और अब आपको पता है एलपीजी कलेक्शन कितना महंगा हो रहा है, ब्लैक से मिल रहा है, और सरकार बोली इसकी कोई कमी नहीं है, जबकि बुकिंग के बाद भी हफ्ता हफ्ता नहीं मिलता है। कब शुरू हुई थी? मई 2016 में, देख लीजिए। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थात एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है कि हर जिले में एक उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना। जैसे सहारनपुर में वुड क्राफ्ट है, लखनऊ के चिकनकारी है, आगरा के अलीगढ़ के ताले हैं, बनारस की साड़ियाँ हैं, ये सब है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। 56 क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये जरूर याद रख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसमें क्या है, पहले 20,000 रुपये दिए जाते हैं, अगर वो वापस कर देता है, पहले 10,000 दिए जाएंगे, वो वापस कर देगा तो 20,000 और 50,000 भी मिल जाएंगे, अगर टाइम से वापस करते हैं तो। ये ऋण फ्री है, इसमें कोई आपको कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, अर्थात कुछ गिरवी नहीं रखना, सीधा सीधा जाकर कोई भी ले सकता है रेहड़ी पटरी वाला। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना यूपी में किसान की मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है 5 लाख रुपया का बीमा होता है।
कौन सा? मुख्यमंत्री किसान एवं सर्विस बीमा योजना, योजना का नाम रखना है याद। ऐसा ना हो कि कोई सी और योजना बताए और आप उसमें भी 5 लाख रुपए लगा कर आ जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो आशा वर्कर जो होती है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये जरूर याद करना, ये पूछता है कई बार, हिंदी में भी लिख देगा, इंग्लिश में लिख देगा ऐसे। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो याद याद रखना, एक्टिविस्ट होता है और ये एक्रीडेटेड होता है और सोशल हेल्थ होता है। आशा इससे बनता है पूरा। अब ये कितनी होती है देखिए, प्रत्येक 1,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक के ऊपर एक आशा होगी। मान लिया किसी गांव की जनसंख्या 2,000 है तो वहाँ 2 आशा कार्य करते होंगे, और 2,500 हो गई तो 3 हो जाएगी। जैसे 2,000 से ऊपर बढ़ेंगे 3,000 तक 3 हो जाएंगे फिर। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो ये गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए या माताओं के लिए। ये देखिए, इसमें कितना होता है, 5,000 रुपये तक की वित्तीय राशि मिलती है और सेंट्रल रिस्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसको सेंट्रल इसमें कुछ हिस्से पैसे देता है। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना वार्षिक प्रीमियम दे होता है? तो इसमें मात्र 20 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है, और अगर कोई दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण अपंगता होगी तो 1 लाख 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर आंशिक अपंगता है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। एज याद रखना है ना, 70 से 80 और 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के ही इसके लिए का एलिजिबल होता है। लेखपाल का मुख्य कार्य तो पता ही है आपको, भूमि के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको अपडेट करना, रख रखाव करना, तो ये तो सीधा है। लेखपाल किस अधिकारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है, अर्थात उसका बॉस कौन होता है? लेखपाल का जो डायरेक्ट बॉस जो होता है, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के अंडर में ये काम करते हैं, इनके अधीन सीधा सीधा काम करते हैं। अच्छा, ये जो राजस्व निरीक्षक बोलते हैं या कानून को इसे बोलते हैं, ये इनके सीनियर होते हैं। लेखपाल प्रमोशन होकर क्या बनते हैं? कानून को बन जाते हैं राजस्व निरीक्षक। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लेखपाल का दायित्व क्या होता है? तो जो भी प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण करेगा, दौरा करेगा, और कितना नुकसान हुआ क्षति का आकलन करके रिपोर्ट देगा। तो ये देखिए लेखपाल का कितनी महत्वपूर्ण जॉब है, तो इसको आप एग्जाम को अच्छे से सीरियस होकर देना। लेखपाल का एक प्रमुख कार्य आय प्रमाण पत्र बनाने में क्या भूमिका है? तो क्या होगा, वो परिवार की आय की जांच करेगा, रिपोर्ट देगा, और उसके आधार पर तहसील से प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। तो ये लेखपाल का कार्य है। लेखपाल जो है देखिए एसडीएम से भी ज्यादा कार्य करता है अपने क्षेत्र में। लेखपाल फर्द किसे कहते हैं? तो फर्द ये किसे बोलते हैं? जो कॉपी होती है खसरा खतौनी की, जो सर्टिफाइड कॉपी जो होती है उसको, सर्टिफाइड कॉपी या प्रमाणित नकल को फर्द बोलते हैं। लेखपाल को कितने गांव या हलकों का प्रभार दिया जा सकता है? तो ये लेखपाल के पास भाई बड़ा गांव है तो एक भी हो सकता है, या 5 से 20 कितने भी हो सकते हैं, बड़ा सर्किल होता है इसका। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से निर्धारित होगा। अगर बड़ा गांव है, बहुत ही बड़ा है, तो वो उसी गांव का लेखपाल रहेगा। अगर छोटे छोटे गांव है तो 3-4 गांव का बन जाएगा, मैक्सिमम 20 तक बन सकता है। भूमि विवाद में लेखपाल की भूमि क्या होगी, क्या होती है? तो सीधी सी बात है भाई, सीमांकन वही करेगा, डिमार्केशन कि ये इसकी भूमि है जी, ये इसकी भूमि है। और फैक्चुअल रिपोर्ट जो है, तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने अधिकारी को देगा, तहसीलदार को या एसडीएम को, किसी को भी। लेखपाल किस प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करता है? किस प्रकार से? भाई ये क्या करेगा, कौन कौन से आय, जाति, निवास एवं राजस्व संबंधी जो है प्रमाण पत्र ये बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये रिपोर्ट यही लगाता है, तभी ये सब बनते हैं। लेखपाल मालगुजारी के संदर्भ में क्या काम करता है? तो माल, ऑप्शन पढ़ते हैं, मालगुजारी अर्थात भूमि कर जो होता है, लैंड टैक्स जिसे बोलते हैं, कि मांग और वसूली में सहयोग करता है। तो आपको पता होगा ये जाके भूमि कर इकट्ठा करते थे पहले गाँव का लेखपाल, तो यही काम है इनका है। वारिसन प्रमाण पत्र अर्थात सक्सेशन सर्टिफिकेट में लेखपाल की भूमिका क्या होती है? जैसे कोई मर जाता है तो उसके बाद वारिस कौन बनता है, ये सब। तो ये मृतक के उत्तराधिकारियों की जांच कर रिपोर्ट देना इसी का कार्य है। तो ये बताया कि कोई अगर व्यक्ति गुजर गया तो उसके 2 बच्चे हैं तो दोनों उसके वारिस हो जाएंगे, बीवी जी रही है तो पत्नी जीवित है तो वो भी वारिस हो जाएगी, तो उसके 3 वारिस हो जाएंगे। तो ये काम लेखपाल करते हैं। कानून को लेख प्रकार से किस प्रकार भिन्न है? तो वही कानून को के अंडर में लेखपाल कार्य करता है, ये तो सीधा सा उत्तर है इसका। तो कानून को लेखपाल का पर्यवेक्षक है और कई हलकों की देखरेख करता है। कानून को जो ऊपर होगा और लेखपाल उसके अंडर में होंगे कई सारे लेखपाल ऐसे। लेखपाल बाट बकरा अर्थात पार्टीशन ऑफ लैंड में क्या करता है? तो ये क्या करेगा, जमीन के विभाजन का नाप जोख कर लेखा रिकॉर्ड करता है। तो जितने भी नाप तोल के काम है जमीन के, ये सब लेखपाल जी करते हैं।
यूपी में लेखपाल की नियुक्ति किस माध्यम से होती है? आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम देने जा रहे हो तो ये कराता है। लेखपाल जनगणना में किस प्रकार सहयोग करता है? तो ये इकट्ठा करते हैं गणक के रूप में, डेटा संग्रहण के रूप में ये इकट्ठा करते हैं वहां जाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखपाल आपदा मुआवजा की प्रक्रिया में प्रथम क्या करेगा? तो मौके पर जाकर के मुआयना करेगा, सर्वे करेगा और पंचनामा तैयार करेगा। यही काम है इनके। सारे काम देखिए लेखपाल के सर कितने सारे काम होते हैं, बड़ा ही जिम्मेदारी की जॉब है। लेखपाल सीमा विवाद में कौन सा दस्तावेज को आधार मानता है? तो ये इसको पड़ोसी के बयान को थोड़ा ही मानेगा, पड़ोसी तो चिढ़ते हैं एक दूसरे से, उल्टा बयान दे देंगे। पुराने फोटो नहीं मानेगा, समाचार पत्र नहीं मानेगा, तो शजरा, नक्शा एवं खसरा यही आधिकारिक रिकॉर्ड है, तो इनको ही मानेगा। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो ये 10 से 20 होते हैं, याद रख लीजिए सीधा। हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो ये 1960 के दशक में आई थी हरित क्रांति। और इसका क्षेत्र मुख्यतः कौन सा रहा था? हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये याद रख लीजिए आप। इसके जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये भी याद रख लीजिए। और किन किन फसलों को ज्यादा लाभ मिला इससे? गेहूं और चावल को। श्वेत क्रांति जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन किससे होता है? तो मिल्क उत्पादन से, अर्थात डेयरी उत्पादन या दूध उत्पादन से इसका होता है संबंध। और इनके जो जैसे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, और ऐसे श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक जो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। इन्हीं के नाम से जो अमूल ब्रांड चल रहा है, इन्होंने ही शुरू किया था गुजरात के सानंद से। ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, अर्थात सूक्ष्म ऋण। ये क्या करता है? छोटे छोटे ऋण किनको देगा? भाई छोटे ऋण गरीब एवं स्वरोजगार जो छोटे व्यक्ति है उनको जरूरत पड़ेगी, तो ये माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं इसको। यूपी में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, तो ये चौ जिसे बोलते हैं जलाशय, है ना, किससे संबंधित है? तो ये तालाब और जल संरचनाओं के विकास एवं संरक्षण से। ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से पैक्स बोलते हैं, बड़ा न्यूज में रहता है, हमारे गृह मंत्री जी बार बार बोलते हैं पैक्स को मजबूत करना है। तो इनका कार्य क्या है कि ये ऋण देते हैं किसानों को, जो अल्पकालिक छोटे समय के ऋण, सहकारी ऋण जो करते हैं ना, सोसाइटी से बोलते हैं आप आम भाषा में, वो वही है ये सब, सहकारी ऋण एवं कृषि आदान देना। 84 क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें कितनी सहायता मिलती है? तो 2 लाख रुपए की मिलती है इसमें, और मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की मिलेगी, और आंशिक रूप से हाथ आ गया ये सब होने से 2 लाख रुपए, और एक अंग होने से 1 लाख रुपए। बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी में कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो आपको पता है सब, पोषण पूरक, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूर्व विद्यालय शिक्षा, ये सब आंगनवाड़ी में दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास। तो यहाँ 14 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 15 ये आप देख लीजिए। यूपी में मिड डे मील जो है, जिसका नाम PM पोषण कर दिया गया, योजना का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों को खाना देते हैं बीच में, आपको पता ही, सरकारी स्कूलों में दोपहर में पका भोजन देकर नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना बच्चों की, जिससे बच्चे विद्यालय में आना सुनिश्चित करें। ये देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और इंदिरा आवास योजना में मुख्य अंतर क्या है? तो एक तो यही है कि भाई ये 2016 में आई थी, इंदिरा आवास योजना का ही नाम बदलकर क्या कर दिया था? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया और ये कर दिया, इसका नाम बदल दिया। क्या है? इंदिरा आवास योजना 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया, जिससे लाभार्थी चयन, गुणवत्ता और डीबीटी में सुधार हुआ। भाई ये नई नई चीजें इसमें जोड़ दी, बस घुमा फिरा के, योजना वही है, बस नाम जैसा पता है कि नाम बदल दिया, दैट्स इट। तो दोस्तों ये अभी आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ये आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब याद करें, खसरा खतौनी चकबंदी, ये सब पंचायती राज शॉर्ट में आपको बताएगी, ये सब याद कर लेना आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो जमीन को जानता है वही लेखपाल बनता है। आप सबको हमारी शुभकामनाएं। कुलपति इतने हैं, और 21 मई को आप एग्जाम को अच्छे से करके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी आपके लिए अगला वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।